दोस्तों, जब से ईरान ने इजराइल को हमले करने की धमकियां दी हैं, तब से ईरान के अंदर कई सारे आतंकी हमले हो चुके हैं और कई सारे आतंकी हमलों को ईरान की पुलिस नाकाम कर चुकी है। लगातार मैं आप लोगों को खबरें दे रहा हूं। आईएसआईएस के कई सारे बड़े आतंकी ईरान के अंदर पकड़े गए हैं, जिनका इरादा ईद के दिन कुछ बड़े हमले करने का था। लेकिन इससे पहले, अभी 4 दिन पहले की ही बात है, ईरान के अंदर जैश अल अदन के कई दर्जन आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें तकरीबन 12 ईरानी सुरक्षा फोर्स के जवान मारे गए थे। 16 आतंकी भी जवाबी कार्रवाई में मारे गए। उस हमले की जिम्मेदारी जैश अल अदन ने ली थी। लेकिन दोस्तों, कल फिर एक और आतंकी हमला ईरान के अंदर हो चुका है और ये हमला भी पुलिस की 2 गाड़ियों पर हुआ है, जिसमें ईरान सुरक्षा फोर्स के 6 जवान मारे गए हैं। ये हमला भी ईरान के सिस्तान और बालूचिस्तान प्रांत में हुआ है और इस हमले की जिम्मेदारी जैश अल जुल्म नाम के एक संगठन ने ली है। पिछले हफ्ते जो आतंकी हमला हुआ था, उसकी जिम्मेदारी जैश अल अदल संगठन ने ली थी और ये हमला जैश अल जुल्म नाम के संगठन ने किया है। मेरे दोस्तों, ये जितने भी संगठन है, ये अपने आप को सुन्नी संगठन कहते हैं। शियाओं के ऊपर ये लोग हमला करके ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी चाल चल रही है दुनिया के अंदर शिया और सुन्नियों को लड़ाने की। गाजा की इस जंग ने पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया है। हमारे सामने अब सारी किताबें खुल के आ चुकी हैं। दुनिया भर के अंदर ये जो आतंकी हैं, इन आतंकियों को पनाह देने वाला कोई है तो ये यहूदी और अमेरिका जैसे देश ही हैं। मेरे दोस्तों, शिया और सुन्नियों की लड़ाई बहुत पहले से चलती आई है। शियाओं के ऊपर बहुत सारे हमले हुए, उसमें शिया मारे गए। शियाओं ने भी पलटकर हमले किए, उसमें सुन्नी मारे गए। शिया और सुन्नी की लड़ाई जो चली है, उसका मेन मुखिया जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को मोहरा बनाया है इन यहूदियों ने, इन अमरीकियों ने, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका का हमेशा से गुलाम रहा है। शिया और सुन्नी की लड़ाई सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से चली है। शियाओं के मस्जिद में कोई बम लगाकर पहुंच जाता है, अपने आप को उड़ा देता है। वहां पर इस तरह से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, कई सारी मस्जिदें शहीद हो चुकी हैं। कभी सुन्नियों के मस्जिद में कोई धमाका हो जाता है तो शिया सुन्नी को लड़ाने का काम यही लोग कर रहे हैं। सब कुछ अब हमारे सामने आ चुका है। दुनिया में आतंक को फैलाने वाले, आतंकवादियों को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि यही लोग हैं। शिया और सुन्नियों को लड़ाने वाले भी यही लोग हैं। अब ये जो धमाके हो रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं ईरान के अंदर, नाम आ रहा है कि सुन्नी संगठन हमला कर रहे हैं। यहां पर भी एक नई चाल शिया और सुन्नियों को लड़ाने की चल रही है। ईरान के दिमाग को और दुनिया के दिमाग को डाइवर्ट करने की यहां पर इन यहूदियों की कोशिश है, ताकि ईरान का दिमाग उधर लग जाए और हमारी तरफ से हट जाए। गाजा के इस जंग ने मासूम बच्चों की कुर्बानी तो दी है, लेकिन इस कुर्बानी की वजह से दुनिया पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। एक और खबर आपको ईरान की बता दूं, यूरोपीय कुछ खुफिया एजेंसियों ने इस तरह के दावे किए हैं, ऐसी खबरें दुनिया को बताई हैं कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर हमले करता है तो इजराइल की जो मिसाइलें हैं वो ईरान के परमाणु जो संसाधन है उनकी तरफ तैयार हैं। ईरान अगर इजराइल के ऊपर हमला करता है तो इजराइल लौटकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करेगा, जैसे यूरेनियम की खदानें हुई या बिजली के बड़े बड़े प्लांट्स हुए। ये वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं जिसको निशाना इजराइल बना सकता है। आप सभी लोग लगातार खबरों में सुनते ही होंगे कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। अमेरिका तो लगातार इस पर अपनी टिप्पणी करता ही रहता है। लगातार अमेरिका की नज़र इस बात पर बनी हुई है। तो हो सकता है कि ईरान इसीलिए थोड़ा सा देरी कर रहा है और डायरेक्ट इस जंग में नहीं कूद रहा है, क्योंकि ईरान को शायद ऐसा लगता है कि अगर मैं जंग में कूदता हूँ डायरेक्ट, तो ये अमेरिका और इजराइल जैसे देश जो है ना, ये हमारे परमाणु बम बनाने के बीच में रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि यहूदियों की नज़र भी बहुत ज़्यादा है ईरान की तरफ। परमाणु बम जो ईरान बना रहा है, इससे यहूदी और अमरीकी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि ईरान किसी तीसरे देश के ज़रिए या किसी संगठन के ज़रिए इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेगा, बल्कि ईरान खुद डायरेक्ट इजराइल से बदला लेगा। ये बड़ी बात हसन नसरुल्लाह ने कही है। वहीं दोस्तों, IRGC के एक बड़े जनरल हैं तांगसरी। इन्होंने सभी इस्लामिक देशों से कहा है कि आप मुसलमान होते हुए इजराइल को ईंधन पहुंचा रहे हैं और उस ईंधन का इस्तेमाल करते हुए इजराइल अपने युद्धक विमानों के ज़रिए मुसलमानों पर ही बमबारी करके उनको मार रहा है। बहुत शर्म की बात है। तुरंत सभी इस्लामिक देशों को अपने मुसलमान भाइयों के लिए अपना ईंधन बंद करना चाहिए। इन ज़ायोनीवादियों से लड़ने का एकमात्र तरीका एक इस्लामी फोर्स और इस्लामी सेनाओं का संगठन बनाना है। जिस तरह से नाटो फोर्स का एक संगठन बना हुआ है, जिसके दम पर अमेरिका और यूरोप बहुत ज़्यादा कूदता है,
इसी तरह के एक संगठन को बनाने की मांग इस्लामिक देशों से IRGC के जनरल ने की है। वाकई में यार शर्म की बात है कि मुसलमानों का ही ईंधन और मुसलमानों के ही ख़िलाफ़ उसका इस्तेमाल इजराइल कर रहा है। कम से कम कुछ नहीं करते तो ईंधन ही बंद कर देते। और रजब तैयब एर्दोगान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए ये कैसे दबे हुए हैं और इजराइल इनको कैसे दबा कर रखता है। कल आपको खबर दे चुका हूँ कि रजब तैयब एर्दोगान की सरकार ने 54 आइटम पर जो इजराइल को वो भेजते थे प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि हम कारोबार बंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कारोबार पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। ये वो 54 आइटम बंद किए हैं तुर्की ने जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। इजराइल के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, ब्रिज बनते हैं, उसमें जो सामान इस्तेमाल होता है सरिया, स्टील, सीमेंट, उन सारी चीज़ों को तुर्की ने बंद कर दिया है। लेकिन खाने का जो सामान आता है वो आता रहेगा। इसके अलावा तेल भी तुर्की से होकर इजराइल तक पहुंचता है, जो इजराइल अपने विमानों में डालता है, अपने टैंकों में डालता है। और हो सकता है कि हथियारों का सामान भी तुर्की से इजराइल में जो आ रहा है वो आता रहे। फिलहाल ये जो 54 आइटम बंद किए इसको लेकर इजराइल के विदेश मंत्री ने तुर्की को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि आपने ये जो हमारे आइटम बंद किए हैं हमें देना, इसकी शिकायत हम अमेरिका से करेंगे और अमेरिका से मांग करेंगे कि आप तुर्की की अर्थव्यवस्था में जो इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से तुर्की की अर्थव्यवस्था बढ़ी हुई रहती है, उसको आप तुरंत बंद कर दें। हम अमेरिका से इस बात की अपील करेंगे कि वो तुर्की में किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, तुरंत प्रतिबंध लगा दें ताकि तुर्की को अपनी बात पर पछतावा हो। आपको बताता चलूं दोस्तों कि इंपोर्ट के मामले में सबसे पहले नंबर पर तुर्की आता है, जो इजराइल को सबसे ज़्यादा सामान भेजता है। अब 54 आइटम भेजने पर रोक तो लगा दी है, लेकिन तुर्की को अंदर अंदर धक धक भी होती होगी कि अमेरिका कहीं हमारे अंदर इन्वेस्ट करना बंद ना कर दे। और दोस्तों ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि नाटो का सदस्य भी है तुर्की और एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट अमेरिका तुर्की में करता भी है। बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं। अमेरिका एक थोड़ी सी धमकी देगा इन्वेस्टमेंट रोकने की, तुर्की तुरंत इधर अपने प्रतिबंध को हटाकर इजराइल को सामान देना शुरू कर देगा। हमास के नेता इस्माइल हानिये ने भी एक बार फिर से अरब देशों को जगाते हुए कहा है कि हम अपने अरब भाइयों से तुरंत इंटरफेयर करने और दुश्मन को रोकने और ईद उल फित्र से पहले गाजा पर घेराबंदी हटाने का आह्वान करते हैं। लगातार इस्माइल हानिये अरब देशों को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरब देश हैं कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। बल्कि एक और खबर आ रही है कि UAE और सऊदी अरब ने इजराइल से लिंक एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कंपनी इजराइल के लिए हथियार बनाती है। पूरा आर्टिकल आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं। अपने पैसे को उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कंपनी इजराइल के लिए हथियार बनाती है। और उन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल किनके खिलाफ कर रहा है आप सभी लोग देख रहे हैं। मेरे दोस्तों ये जो जंग हुई है, एक बार फिर से आपसे यही कहूँगा कि दुनिया को एक्सपोज करके रख दिया है। हर किसी का असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है। दुनिया के अंदर यूरोपीय देश, यहूदी मिलकर जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा भी पूरी तरह से हमारी नज़रों के सामने आ चुका है। दुनिया में आतंक सबसे ज़्यादा कोई बढ़ा रहा है, कोई बना रहा है, तो यही लोग हैं। इस बात को भी आप लोग अपने जहन में अच्छे से उतार लें कि शिया और सुन्नियों को लड़ाने वाला भी कोई और नहीं है बल्कि यही लोग हैं। ये जो आतंकी हमले ईरान के अंदर हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये खुद कर रहे हैं आतंकी? एक बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे। कोई ऐसे ही अपनी जान जोखिम में डालकर हमला करने नहीं पहुंच जाएगा। एक बहुत मोटी फंडिंग होती है इसके पीछे। फिलहाल मिडिल ईस्ट में आज ईद मनाई जा रही है। कल इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी ईद होगी। आप सभी को एडवांस में ईद मुबारक। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।